नमस्कार, बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम हाँ मैं परेशान हूँ मैं आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जया शर्मा। कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में तेजी से अपने पैर पसार लिए हैं। पहले ही कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया था। अब नए वेरिएंट से लोगों को दहशत में ला दिया है। दहशत फैलने लगी है लोगों के बीच में। इन दिनों मानसिक रोगियों की संख्या में भी दोगुनी संख्या में इजाफा हुआ है। कोरोना के डर के बीच एक नई परेशानी भी अब सामने आई है, जिसे कोविड एंजाइटी नाम दिया गया है और इसके कई केसेस सामने आए हैं। हाल ही में कानपुर के रहने वाले सुशील सिंह ने ओमिक्रॉन के डर के चलते पूरे परिवार की हत्या करने के बाद खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। इधर गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ भी एक परिवार के मुखिया की कोरोना से मौत होने के बाद पूरे परिवार ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। कोरोना का खौफ, संक्रमित होने का खतरा, तनाव, बेरोजगारी, शारीरिक स्वास्थ्य में कमी के चलते लोग मानसिक बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं और इन्हीं घटनाओं को आधार मानकर आज हम चर्चा करेंगे। कैसे इस डर का सामना करें, कैसे हौसला रखें कि खुदकुशी जैसे कदम उठाने के विचारों से बचा जा सके। ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, मनोरोग विशेषज्ञ सत्यकांत त्रिवेदी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो लगातार नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप उन नंबर पर कॉल करके अपने सवाल डॉक्टर त्रिवेदी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल सर, ओपनिंग रिमार्क, ये जो बातचीत हमने की है पूरा मैंने आपको बताया भी है कि कानपुर, गुजरात और ये केवल उदाहरण है, कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर इस तरह के मामले निकलकर सामने आ चुके हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कोरोना से जुड़े हुए जो मानसिक स्वास्थ्य के पहलू हैं इस पर भी चर्चा करने के लिए उन्होंने हमें आमंत्रित किया। महत्वपूर्ण बात यह है, मीडिया हाउसेस को भी मैं बताना चाहता हूं और इस बंसल न्यूज़ के माध्यम से सभी जिम्मेदारों को भी से मेरा विनम्र आग्रह है कि जो भी वेरिएंट का जो नाम है इसको पब्लिक में कितना देना है इस पर भी एक बार चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। हम अगर जन सामान्य में इस बात का भी प्रचार प्रसार करें कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है तो वो भी पर्याप्त होगा, क्योंकि इन नामों से भय काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। चूँकि हमारा जो आज का विषय है, चर्चा का जो टॉपिक है, वो कहीं ना कहीं एंजाइटी, कोरोना एंजाइटी, डिप्रेशन या सेल्फ हार्म से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी ऐसी बातें हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ख़राब कर सकती हैं, लोगों को डरा सकती हैं, लोगों में पैनिक क्रिएट कर सकती हैं, उनमें सबसे पहली शुरुआत तो ये जो डेल्टा, गामा, ओमिक्रॉन, ये जो टर्मिनोलॉजी है इस पे भी मुझे लगता है काफ़ी गौर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, यस, निश्चित तौर पर कोरोना के बाद मानसिक स्वास्थ्य की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, क्योंकि परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है और लोगों की जो आर्थिक क्षमता है वो बदली है, बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है और खुद भी सताने का डर है, प्लस वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं इफेक्टिव, नए नए क्वेश्चंस के साथ मुझे लगता है जया बहुत सारी समस्याएं फिर से बढ़ने वाली हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि अब हम बहुत सारी लड़ाइयां देख चुके हैं। कोरोना जिस तरीके से दूसरी लहर बहुत उसकी विभत्स रूप उसने दिखाया था, हमने बहुत सारे लोगों को खोया था, उससे हम सीख लेकर के इस लहर के पहले से ही काम इस पर शुरू कर सकते हैं। जया, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने कही है और इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है, क्योंकि पिछली दो लहरों में हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, सबक भी लिया है, लेकिन आखिर कारण क्या मानते हैं कि तीसरी लहर, जिसकी अब तक केवल आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर लोगों में अभी से डर का माहौल पैदा होने लगा है और लोग अभी से उससे इतना डर गए हैं कि परिवार तक को खत्म कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि जो जन जागरूकता है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। बहुत सारे लोग स्वभावतः जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को डील नहीं कर पाते। जैसे कि हमारी जब मनोविज्ञान की बात होती है तो खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे कारण देखे गए हैं। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है व्यक्तित्व का। तो कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं तनाव को हैंडल नहीं कर पाते और उसमें उन्हें यही रास्ता दिखाई देता है, क्योंकि पहले बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। इस घटना के पहले जैसे अगर हम उस परिवार की बात करें तो उन्होंने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, मीडिया के द्वारा उन्हें पता चला होगा कि कई लोगों ने पहले ऐसा किया। तो वल्नरेबल लोगों के लिए कोई भी घटना एक मॉडल का काम कर सकती है।
सेम स्ट्रेस आने पर वही परिणति होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से शोध के आधार पर भी बात करता हूं कि आत्महत्या की खबरों का महिमा मंडन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे व्यक्ति के लिए मॉडल का काम कर सकती है। तो जो भय है उसकी जो डीलिंग है, देखिए लहर आए या नहीं आए ये अभी हमें भी नहीं पता है, लेकिन सिर्फ आने की संभावना से, आशंका मात्र से ही उन्होंने खुद को और परिवार को नुकसान पहुंचाया। तो ज़रूरत है जन जागरूकता की, और हम लहर आने का वेट ही नहीं करें। जैसे अभी बंसल न्यूज़ ने प्रोग्राम शुरू किया है, ऐसा प्रोग्राम सरकार को पहले से ही चालू कर देना चाहिए ताकि लोगों के मन में जागरूकता रहे। और अगेन, अगर हम ये जो लहर का मतलब होता है कि बहुत तेजी से केसेस एक साथ बढ़ना, लहर लहर को हम बहुत वैज्ञानिक ढंग से समझे तो लहर का मतलब है कि बहुत तेजी से नंबर ऑफ केसेस का बढ़ना, एक ही दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, और लगातार बढ़ते जाना। तो हमारे रिसोर्सेज की कमी पड़ने लगती है, और एक साथ जो होती है हेल्थ केयर सिस्टम गड़बड़ होता है, और जो सुविधाएं मिलती हैं जिनसे जान बच सकती है वो फिर बहुत कम लोगों को मिल पाती है। इस कारण से रिलेटिवली मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। तो अभी से अगर हम प्रिकॉशंस बरतें, फिर से वही पुराने नियम पर हम चलने लगे, तो मुझे ऐसा लगता है जो लहर है उसको धीमा किया जा सकता है, उसको बौछारों और छींटे में कन्वर्ट रखा जा सकता है, जो कि संभावित लहर है। दूसरी बात यह है कि ओमिक्रॉन आए, डेल्टा आए, गामा आए, उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। जो हमारे 2-3 अस्त्र हैं, मास्क है, डिस्टेंसिंग है, वैक्सीन है, अभी भी ये तीनों मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव रहने वाले हैं। किसी भी लहर से मुकाबला करने में ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन होंगे। जया, बिल्कुल महत्वपूर्ण हथियार, महत्वपूर्ण अस्त्र, इसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, लेकिन तमाम जो जिम्मेदार हैं, विशेषज्ञ हैं जो हैं डॉक्टर साहब, वो भी बता रहे हैं। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया है कि मास्क, सैनिटाइजर ये तो हमें प्रयोग करना है, लेकिन सरकार को ना केवल क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, कोविड के कारण तो डिप्रेशन हो ही रहा है, लेकिन वैसे भी डिप्रेशन का जो शिकार हैं लोग, उनकी संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसका आप कारण क्या मानते हैं? सवाल ये भी है आपसे कि जो परिवार के सदस्य हैं, जो बड़े हैं, जो अपना घर चलाते हैं, बेरोजगारी जिसके कारण डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो ऐसे में परिवार का क्या रोल हो जाता है? आप कैसे संभाल सकते हैं? जी देखिए, आत्महत्या की जो भी घटना है उसमें बायो साइको सोशल अप्रोच होनी चाहिए। उसमें जैविक कारण भी रिस्पॉन्सिबल है, हमारा स्ट्रेस को डील करने का तरीका भी रिस्पॉन्सिबल है, हमारा जेनेटिक्स भी रिस्पॉन्सिबल है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, परिवार का जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आर्थिक नीतियां हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा जुड़ाव किसका कैसा है, हमें कठिन समय में कैसा सपोर्ट मिल पाता है, ये डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं कुछ आत्महत्या जैसी घटनाओं के। तो इस पर हमें मिलजुल करके ही ध्यान देना होगा, क्योंकि कोरोना के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास में जिनके बिजनेस पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब तो सुरक्षित है, बट फर्दर उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा, बिकॉज जो उनके ऊपर लोग हैं वो भी सैलरी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने भी लॉस झेला हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी कम हो करके वो जॉब करनी पड़ रही है। समहाउ आर्थिक नीतियों में, आर्थिक स्थितियों में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। तो ऐसे में परिवार के मुखिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता है। और हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि हमें नकारात्मकता को एक्सेप्ट करना होगा कि किस कारण से नकारात्मक भाव आ रहे हैं। हमारे समाज में यूजुअली जो अवधारणा है कि नकारात्मकता होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए हम उसे इग्नोर करते हैं। जब हमारे मन में नकारात्मक ख्याल आए, हताशा के ख्याल आए, मायूसी छाए, तो उन थॉट्स को ऊपर ला करके एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये थॉट्स हैं, मेरी कंडीशन अभी ख़राब है, मेरा जॉब चला गया है, या मैंने किसी को परिवार में खोया है, कोई भी समस्या है, उसमें नकारात्मक विचार तो आएंगे ही। जब ये विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हम इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें एक ढाढ़स मिलता है कि हाँ यार, कोई कह रहा है कि यस, ये थॉट्स आ सकते हैं। फिर आप अपने नियर एंड डियर से ज़रूर ये थॉट शेयर करें कि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। आप यकीन मानिए, घर का सदस्य, आपका दोस्त, कोई ना कोई बात आपको एक ऐसी कहेगा या वो समझाएगा, उससे हमें कुछ ना कुछ संबल ज़रूर मिलेगा जिससे हम ऐसी घटना से बच सकें। तो लोग संकोच करते हैं अपनी मानसिक समस्याओं को एक्सप्रेस करने में, कलंक का भाव मानते हैं। बहुत सारे लोग पर्सनालिटी का इशू मानते हैं कि मुझे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा कहूँगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जया हमें हमारे मन की बात करने से रोकता है।
और जैसे ही हम बात नहीं करते हैं तो हमारे हेल्पिंग हैंड्स कम हो जाते हैं, सब कुछ अंदाजे में चलता रहता है, क्योंकि आपके कहीं पर रिटर्न नहीं है, कोई आवाज़ें नहीं आ रही कि आप मन में क्या सोच रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उचित संवाद बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आमतौर पर डेली बहुत लोगों को समझाता हूं, और ये एक बहुत बड़ा कॉज बनता है हमारे अंदर अवसाद विकसित होने का या अवसाद के बढ़ने का। दूसरी बात यह होती है कि सपोर्ट सिस्टम अपना मजबूत करें। जैसे आपको कोई परेशानी आ रही है, अपने घर वालों से, अपने बॉस से, अपने दोस्त से, सबसे एक्सप्रेस किया, कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा ही। वो भले आर्थिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, सिर्फ आप बोलिए। फिर भी चीज़ों में अगर बदलाव नहीं आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मनोचिकित्सक से मिलने में कतई परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रोफेशनल मदद मिलेगी। और कई बार ब्रेन में ऐसे केमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारी इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को जया, मैंने इस पोस्ट कोरोना देखा कि स्ट्रेस को कोप करने के लिए वो नशे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सर्वाधिक अनुचित है। नशे की वजह से जो खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है जया, वो लगभग 30 से 40 गुना तक बढ़ जाती है। हम इम्पल्सिव हो जाते हैं और कई बार हमारे मन में खुद को नुकसान पहुंचाने का विचार आता है और हम उस पर एक्ट कर जाते हैं। तो नशे का इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है पोस्ट कोविड खुद को नुकसान पहुंचाने का। तो हमें अपने रिसोर्सेस को, अपने सबसे पहले हमें अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करना है, निगेटिविटी को, उसको एक्सप्रेस करना है। अगर प्रॉपर मदद नहीं मिल पा रही है तो हमें प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना बेहद ज़रूरी होगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने कही है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करने से डरते हैं, और धीरे धीरे जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये अवसाद का रूप ले लेते हैं, और उसके कारण एक बहुत भयानक घटना के तौर पर, भयानक घटना के रूप में वो निकलकर सामने आती है। जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं इससे जुड़ा हुआ अगर आपका भी कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से, डायरेक्ट आप सवाल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरह से आपने कहा कि लोग एक्सेप्ट करें कि नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है, नकारात्मकता आपको चारों ओर से घेर रही है, ऐसे में ये भी जरूरी हो जाता है कि जिस पर्सन से, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, वो ये ना बताए कि आप मानसिक बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग डिप्रेशन को मानसिक बीमारी समझ लेते हैं, कहते हैं कि आप धीरे धीरे पागल हो रहे हैं। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जय, यहाँ पर मेरे थोड़ा सा डिफरेंट मत है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आपका जो घर वाला आपका दोस्त हो सकता है, वो आप अपनी समझ के हिसाब से ही आपसे बात कर सकता है। बिल्कुल। वो एकदम आदर्श जो सलाह है वो हो सकता है वो आपसे नहीं मिले, लेकिन इस डर से कि हमको वो क्या कहेंगे, आप अपनी बात मत रोकिए। वो आपको पागल कह रहे हैं, मानसिक रोगी कह रहे हैं, या कोई भी आपको संज्ञा दे रहे हैं, ये उनकी समस्या है, ना कि आपकी। और चूंकि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी पुअर है, इसकी वजह से लोग आपको कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हमेशा आप एक्सप्रेस करने से प्लस में ही रहेंगे। बिल्कुल। फिर भी अगर संकोच है तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास में जरूर जाइए। और देखिए क्या होता है कि यहाँ पर डिप्रेशन की कई बार का शब्द का मिसयूज होता है। डिप्रेशन निश्चित तौर पर एक मानसिक रोग है, लेकिन तनावग्रसित होना, डिप्रेशन होना अलग हो सकता है। डिप्रेशन में तनाव हो सकता है निश्चित तौर पर, लेकिन हर तनाव डिप्रेशन ही हो यह जरूरी नहीं है। तनाव डिप्रेशन का लक्षण है, लेकिन हर तनाव डिप्रेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। डिप्रेशन का मतलब होता है मन लगातार 14 दिनों तक लगातार दुखी रहना, इरिटेबल रहना, किसी काम में आपका मन नहीं लगना जो आपको पहले लगता था, और हर काम में आसक्ति महसूस करना, साथ ही साथ नींद की आदतों में बदलाव, चिड़चिड़ापन, फोकस कंसंट्रेशन में कमी, भूख में कमी, और जो कई बार हमारे जो इम्पल्सिविटी होती है, हम बहुत जल्दी चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट आ जाती है, ऐसे लक्षण आ सकते हैं। आपको आगे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पहले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बंटी जबलपुर से जुड़े हुए हैं। बंटी, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम एक्चुअली ऐसा होता है, मैं रास्ते में निकलता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोग मुझे घूर रहे हैं या डरा रहे हैं, ऐसा इस टाइप का वो होता है। मैम जी बंटी, कितने दिनों से आपको ये समस्या है? सर ये मेरे साथ कम से कम 4 साल हो गए। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके आसपास कैमरे लगा दिए हैं, कोई आपकी एक्टिविटी पे वॉच कर रहा है, कोई आपके फोन टैप कर रहा है, आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है? जी सर, ऐसा लगता है कि मेरे मोबाइल को मतलब कोई ट्रेस कर रहा है, ये वो ऐसा होता है। ओके ओके ओके। रात में आपको नींद कैसी आती है बंटी? रात में सर कभी कभी जल्दी आ जाती, कभी कभी 2-2:30 के बाद।
अच्छा, निश्चित तौर पर बंटी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट से मिलें। आप जबलपुर मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, वहां पर मानसिक रोग विभाग है, वहां पे जरूर दिखाएं। कई बार ये बहुत सारी समस्याओं के लक्षण हो सकते हैं, कई बार ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में भी हो सकता है, कई बार सिजोफ्रेनिया में भी हो सकता है। निश्चित तौर पर इसका इवेल्युएशन जरूरी है। और बंटी, आपको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा बंसल न्यूज के माध्यम से कि ये जो भी समस्या है इसका प्रभावी इलाज संभव है और आप इसका इलाज लेकर अपने जीवन की गुणवत्ता को काफी बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद बंटी कॉल करने के लिए। और उम्मीद है कि जो सवाल और जो डर आपको इतने समय से सता रहा था उसका निजात जरूर हो गया होगा डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के जवाब के साथ। अगले कॉलर हमारे साथ महेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर भोपाल से। महेश, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? महेश, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी महेश, अपना सवाल पूछिए। चलिए, लगता है आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, कॉल कट हो गया है उनका। सर, आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि फैमिली का रोल ऐसे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी के केसेस की हम बात करें, चाहे आप पोस्ट कोविड की बात कर लीजिए, हमने पहले भी ऐसे मामले देखे हैं, लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखें, वीडियो बनाने का सिलसिला बहुत बढ़ गया। आत्महत्या अगर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लाइव सेशन करते हैं, लाइव सेशन के दौरान आत्महत्या कर रहे हैं। ये किस तरह का अवसाद है? लोग इससे घिर रहे हैं, खुद को खत्म करते हैं, लेकिन साथ में अपने परिवार को भी खत्म कर देते हैं। देखिए, बड़ी विडंबना का विषय है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर घटना जो इस तरीके की होती है वो प्रेरित होती है पहले की घटनाओं से। अगेन मैं बेसिक्स में जाना चाहूँगा कि आत्महत्या की घटना का जितना महिमा मंडन किया जाएगा उस क्षेत्र विशेष में आत्महत्या की दर और वैसे ही तरीके बढ़ जाएंगे जी। कई बार लोगों को लगता है कि उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, उन्हें सुना नहीं जा रहा है, इमोशनल क्राई होता है, तो वो ऐसे माध्यमों को यूज करते हैं कि लो अब मैं बताऊंगा दुनिया को कि मेरे साथ कितनी समस्याएं थी। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसका अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड सी लगती हैं कि यार इस परिवार के साथ या इसके साथ बड़ा बुरा हुआ। तो जो ये फीलिंग है वो बाकी के परिवार जो सेम समस्या से जूझ रहे हैं उनमें लगता है कि ये चीज हमें सोलेस प्रोवाइड करेगी, संबल प्रदान करेगी, हम भी वही तरीका अपनाते हैं। इस वजह से वो तरीका कॉपी हो जाता है। तो ऐसी घटनाओं का महिमा मंडन किया जाना, उस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए क्योंकि इससे नुकसान होता है। निश्चित तौर पर जागरूकता के अन्य माध्यम भी हैं जिनसे हम ऐसे केसेस के बारे में जागरूकता ला सकते हैं, लेकिन महिमा मंडन होते ही वो चीज़ें और बढ़ जाती हैं। आप देखिए कि पिछले 15 दिनों में लगभग मोबाइल में ऐसे वीडियो बना करके ऐसे करने की जो घटनाएं हैं वो कई सामने आई हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको एक संबल प्रदान करता है कि लोग मेरे को देखेंगे, अब जाकर के तो लोग मेरी बात सुनेंगे। मैं जब जीवित रह रहा था, मैं अपनों से बात करना चाह रहा था, अपनी समस्या बता रहा था, कोई नहीं सुन रहा था, अब इसको मिलियंस लोग सुनेंगे, लो अब मैं जा रहा हूं। तो ये जस्टिफिकेशन जैसे ही ऐसा मिलता है तो ये और रोमांटिसाइज होती है और लोग इसको कॉपी करके सेम मेथड का यूज करते हैं। जया, बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अगर रोल देखा जाए सर, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, और अगर हम कोविड की बात करें, विशेषज्ञ जैसे कि अभी ओमिक्रॉन की हम बात कर रहे हैं, विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये तो आने वाले वक्त तक रहेगा, सामान्य फ्लू की तरह रहेगा, और अगर ऐसे में भी लोग डरेंगे तो कैसे इसे हैंडल किया जा सकता है? मैं चाहूंगी कि ये भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि धीरे धीरे इसके साथ रहने की आदत अब हमें कैसे डालनी है, कैसे इसे हैंडल करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप देख रहे हैं कि नई लहर आने की जो बात शुरू हुई है और जो पिछला एक पीक था उसके बीच का जो समय आपने जिस इत्मीनान से गुजारा है वही समय कुछ दिन के बाद हमेशा हो जाएगा, ठीक वैसा ही। और बीच बीच में ऐसे बाउट्स आ सकते हैं जैसा कि विशेषज्ञ पहले दिन से कह रहे हैं कि एकदम से नहीं जाएगा, लंबे समय तक रहेगा, धीमे धीमे इसकी मारक क्षमता कम होती चली जाएगी, वो अपना रूप बार बार बदलेगा, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, जिसको हम नया नाम देते हैं अल्फा बीटा डेल्टा गामा ओमिक्रॉन, अपना रूप बदलता रहेगा। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशन जो भी आपको सरकार ने, मीडिया ने, डॉक्टर्स ने बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करने वाले हैं तो इससे आपको प्रभाव कम से कम पड़ेगा। अगर होगा भी तो उसकी मारक क्षमता कम रहेगी, आपको कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगे। ये रूल्स बिल्कुल फिक्स रहेंगे, कभी भी नहीं ये बदलने वाले हैं। तो कोई भी लहर आए, कितनी भी बातें हों, अगर हमने ये प्रिकॉशंस लिए हुए हैं तो हम और हमारा परिवार बच सकता है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है लापरवाही की वजह से आपके या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है पर्टिकुलर एरिया में, हो सकता है आप संक्रमित भी हो जाएं, फिर भी नहीं घबराना है
क्योंकि देखिए सरकार ने इतना बढ़िया सा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा चला है, इतने करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा है इतने बड़े देश में, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात है। तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो लेकिन बहुत माइल्ड रहे, इसलिए लक्षण आने पर डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह पर काम करें। इतनी बड़ी बात नहीं है, इन्फेक्शन हो भी सकता है लेकिन निगरानी में आप बहुत आसानी से उससे बाहर आ सकते हैं। तो ज़रूरत है कि आप अपने और अपने परिवार की विवेकपूर्ण उनको सलाह दें, उनको पूरी बातें बताएं, होने पर क्या करना है और प्रिकॉशन के लिए क्या करना है। अगर हम इस हिसाब से चलेंगे तो मुझे लगता है आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, ऐसे में मुझे एक चीज़ और ध्यान आई है जो मैं डेफिनेटली आपसे पूछना चाहती हूँ। ये समझना चाहूंगी कि परिवार का अगर कोई बड़ा सदस्य जो डिप्रेशन का शिकार है, अवसाद में है, और खास तौर पर घर का मुखिया जो आपके घर को चला रहा है, परिवार का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो परिवार का सदस्य बच्चों पर नजर रख सकता है, लेकिन ऐसे में बच्चों का भी रोल महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो स्कूल में सीख रहे हैं, क्योंकि स्कूल भी कई तरह की एक्टिविटीज करता है, टीचर्स आपको सिखाते हैं, तो आप पेरेंट्स को वो बातें बता सकते हैं आके घर पर कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। निश्चित तौर पर यहाँ पर केवल परिवार के मुखिया की नहीं, ये एक टीम की तरह हमें काम करना होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, परिवार के सदस्यों के बीच में जो संवाद शैली है वो बहुत ही ज़्यादा त्रुटिपूर्ण हो गई है। बिल्कुल, हम सुपरफिशियल रिलेशनशिप में जी रहे हैं और वो कई बार केवल अभिवादन तक सीमित है। जो डीप डिस्कशंस हैं वो फैमिली में पूरी तरीके से मिस हो रहे हैं। उन डीप डिस्कशन के मिस होने की वजह से हम सहजीवी हो गए हैं। परिवार तो है लेकिन हम केवल कोहैबिटेशन कर रहे हैं। परिवार का मतलब ये होता है कि हम अपने सारे इमोशंस को भली भांति व्यक्त कर सकें, जहां पर हमें जज नहीं किया जाए, जहां हमें आज़ादी हो, जिसमें हम सब कुछ बोल सकें, रोना है रो सकें, हंसना हो हंस सकें। वो चीज़ें काफ़ी मिसिंग हो गई हैं। तो यहाँ पर परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे पता है तो मैं अपने घर वालों को जो नई बात है वो बताऊं, दूसरे को पता है वो बताए। ऐसा कुछ नहीं है कि सारी जिम्मेदारी मुखिया की है। मुखिया को भी एक टीम चाहिए। सारे खिलाड़ियों को साथ में खेलने से ही कैप्टन जीतता है। तो केवल कैप्टन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ही बैटिंग करे, वो ही बॉलिंग करे, वो ही कीपिंग करे, वही फील्डिंग करे, वही 12th मैन भी बन जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए सबको अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। बिल्कुल, परिवार को अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। ये भी ज़रूरी है डॉक्टर के आप समय एक दूसरे को दे, प्रॉपर टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, एक दूसरे की बातें सुने। कई बार समय का अभाव रहता है, एक दूसरे की बातें आप नहीं सुन पाते और जिसका परिणाम इस तरह से निकलकर सामने आता है। स्कूलों की अगर बात की जाए तो टीचर्स का अपना रोल हो जाता है, स्कूलों का अपना रोल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से संवाद स्थापित करें। जागरूकता अभियान चलाना ज़रूरी, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि अगर आप ऐसे किसी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं या धीरे धीरे नकारात्मकता आपको घेर रही है, तो ज़रूरी है अपने किसी खास से बातचीत करें और उस बातचीत के बाद आगे का स्टेप्स लें, मनोचिकित्सक से सलाह लें, ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएं और परिवार के साथ खुशी से रह सके। फिलहाल बहुत धन्यवाद सर, ये जानकारी और डिप्रेशन को इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमारे दर्शकों को।